आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर में चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसमें आज 4.5 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है जो फर्टाइल नहीं हो। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊपन, जो उपज करने में असमर्थ हो। जिस तरह से ज़मीन में फसल उपजता है, उस तरह से मानव जो है वो जनन करने में अगर सक्षम नहीं है तो उसको कहेंगे अनउपजाऊ। तो यही यहाँ पर है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जो अनउपजाऊ मेल या फीमेल है, इसको बंध्यता कहते हैं। इसको हम लोग गांव घर में बांझ होना कहते हैं। ये क्या है? इनएबिलिटी, मतलब जो एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो नहीं होना। किसका? टू कंसीव, गर्भ धारण करने का, और प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने का जो कैपेसिटी है वो नहीं होना, इनएबिलिटी होना। तो इसको कब तक मानेंगे, कब तक नहीं होना? तो माना जाता है इवन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष तक में, ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अगर 2 साल तक अगर शादी के बाद या ऐसे शारीरिक संबंध बन रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो ऐसे कपल को बोलते हैं इनफर्टाइल, और इस गुण को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टाइल कपल्स क्या हो गया? आर अनेबल टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं। किसको? चिल्ड्रन को, बच्चे बच्ची जो भी है उसको प्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं। इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी जो सुरक्षित होना चाहिए, जो रोकने के लिए है, वो कुछ भी बिना व्यवधान के अगर इस संबंध बनता है तो भी बच्चे पैदा नहीं होने की स्थिति में हम मानते हैं कि वो इनफर्टाइल कपल है। उसमें किसी न किसी में दोष होता है। हो सकता है मेल में दोष हो या फीमेल में दोष हो या दोनों में दोष हो, ये हो सकता है। रीज़न फॉर दिस, इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है, क्या कारण है? बी मैनी, बहुत सारे कारण हैं। जैसे फिजिकली कुछ में प्रॉब्लम हो, जैसे कि शारीरिक जो शरीर का जो रचना है उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम हो। शरीर रचना में जैसे होता है कि थर्ड जेंडर होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं होता है, जननांग कंप्लीट नहीं होता है डेवलपमेंट, और या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी में ओवा नहीं बनता हो, स्पर्म नहीं बनता हो, दोनों प्रॉब्लम हो सकता है। ये फिजिकली हो गया। कंजेनाइटल, ये क्या है? जन्मजात, कोई जन्म से ही इसी तरह का अपंग हो। डिजीजेज, किसी ऐसे रोग के ग्रसित हो जाने के कारण ये इनएबिलिटी हो सकता है। जैसे कि अभी के समय में डायबिटीज़ हो रहा है, तो डायबिटीज़ अगर ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है तो वो इम्पोटेंसी को क्रिएट करता है। मतलब इम्पोटेंसी मतलब हो गया वही नपुंसकता। तो वो उस और भी कई रोग हैं जिसके कारण इस तरह का परेशानी होता है। ड्रग्स, कुछ ऐसा मेडिसिन उपयोग कर लिया जो डिस्टर्ब कर दिया, अब वो ठीक नहीं हो सकता है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और इम्यूनोलॉजिकल, प्रतिरक्षात्मक, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि बाहरी चीज़ को अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को सुरक्षा देना है। अगर हमारा जो है लेडीज़ का यूट्रस वो या वेजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए इम्यूनोलॉजिकली, तो वो स्पर्म को भी बाहरी अटैक मान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से इम्यूनोलॉजिकल जो उसका बॉडी का सुरक्षा करने का व्यवस्था है उसमें वो डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि हम लोग पुलिस फोर्स देखते हैं, हमारा बॉडीगार्ड देखते हैं, वो हमारे लिए किस लिए है? सुरक्षा के लिए। लेकिन कभी कभी अगर वो बॉडीगार्ड पागल हो जाए तो अपने आदमी को भी घर आने में मना कर सकता है। और साइकोलॉजिकल, कभी कभी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, मन का प्रॉब्लम होता है, भ्रम हो जाता है कि हमको कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा ये सब कई कारण है। इन इंडिया में क्या होता है? ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस। मुख्यतः जो है प्रायः फीमेल जो होती है, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है, ब्लेम किया जाता है कि महिला में ही दोष है। उसको कई तरह के गाली भी दिया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलेस, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो। बट मोर ऑफन, लेकिन अधिकतर केस में द मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, मेल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज़्यादातर केस में यही होता है।
स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, ये जो यूनिट है, जो व्यवस्था जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, वो जनरल एक वार्ड होता है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड होता है, ये जनरल डिजीज़ का इलाज करता है। लेकिन इस तरह के डिजीज़ को ठीक करने के लिए हर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं होती है। तो जहाँ पर ये व्यवस्था होता है जिस यूनिट में, उसको कहेंगे स्पेशलाइज्ड, स्पेशल टाइप का है हेल्थ केयर यूनिट। जैसे कि कहते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक। अब इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे, बंधता क्लिनिक में, तो वहाँ पर पेशेंट कौन जाएगा? जो इनफर्टाइल कपल है वही पेशेंट उसका होगा। अब कोई है ENT के डॉक्टर हैं, ENT में कौन डॉक्टर पेशेंट जाएगा? आँख नाक कान वाले जाएंगे। कार्डियक डॉक्टर है तो उसके पास हार्ट रोग वाले ही जाएंगे। इस तरह से कई तरह के बीमारियों के आधार पर डॉक्टर्स जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो उसी तरह खास तरह के रोगों का इलाज करते हैं। तो वो जो क्लिनिक है जो इसके लिए स्पेशल होते हैं, वो कुड हेल्प इन वो हेल्प कर सकते हैं किस में? डायग्नोसिस में, इसका जांच करने में कि डायग्नोसिस क्या, कि निदान क्या है बीमारी, पहले क्या कारण है, और करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेज या डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर अगर है ऐसा जो कि ठीक हो सकता है दवाई से ही, तो ट्रीटमेंट उसका डॉक्टर कर देते हैं। और अगर दवाई से भी ठीक होने लायक नहीं है तो कुछ फिर अभी जो है अभी के समय में कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा फिर बच्चे को पैदा करने में वो सक्षम हो पाता है। ऐसे जो टेक्निक है उसको कहा जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका शॉर्ट नेम हो गया ART और फुल नेम हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव R और टेक्नोलॉजी T हुआ ART। इसी कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। ART क्या है? ये है सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स टू हैव चिल्ड्रन। बच्चे को पैदा करने के लिए, होने के लिए कुछ टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहले तरह से दो तरह का है यहाँ पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। दोनों को IVF कह सकते हैं। IVF के लिए ये फेमस है, ये नॉर्मली होता है, ये स्पेशल केस में होता है। क्या है ये? इन विट्रो हो गया एक एक्सटर्नल मीडियम, परखनली या लेबोरेटरी में व्यवस्था करना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर में होता है। क्या है ये? फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो आउटसाइड द बॉडी होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है फीमेल का, वो उससे बाहर ये फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस, वो सिमिलर उसी की तरह कंडीशन होता है एज दैट इन बॉडी। जितना बॉडी में टेम्परेचर, लिक्विड का pH वगैरह जो भी बॉडी में उसका इन्वायरमेंट है, वैसा ही प्रयोगशाला में व्यवस्था करके फर्टिलाइजेशन बाहर में कराया जाता है। इसके लिए क्या जाएगा? इसके लिए बाहर में जिस प्रयोगशाला में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना है, वहाँ पर मेल और फीमेल से गैमेट ले करके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या विधि है? ET है, जिसको कहते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, ET। ये ट्रांसफ़र विधि है, टू स्टेप में होता है ये एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, या इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत फेमस है। ये प्रोग्राम यहाँ पर अपनाया जाता है। इसमें क्या क्या आता है? ओवम जो है वो फ्रॉम वाइफ, पत्नी से, या और डोनर या कोई और लड़की या स्त्री अगर दान करती है अपना ओवा को, तो वो ओवा लिया। एंड स्पर्म लेना है, वो किससे? फ्रॉम हस्बैंड, और हस्बैंड को अगर नहीं है तो फिर कोई डोनर, किसी दानदाता से लेना है। तो ओवा और स्पर्म क्या किया जाएगा? आर कलेक्टेड, उसको पहले कलेक्ट करेगा, जमा किया जाएगा। एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट, और वो दोनों को मिला करके जायगोट बनाने के लिए इंड्यूस किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा प्रयोगशाला में। कहाँ पे? अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी में जो व्यवस्था किया गया है ह्यूमन बॉडी की तरह टेम्परेचर मेंटेन करके, वहाँ पर इसको फर्टिलाइज कराया जाएगा। यही समझना है। फर्टिलाइज कर दिए तो वो जायगोट बन गया। अब जायगोट जो बना वो कहाँ है? वो प्रयोगशाला में है। अब वो 9 मंथ लगेगा उसमें डेवलपमेंट होने में, तो उसको डेवलप कहाँ करना है? उसके लिए फिर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर फर्टिलाइज ही नहीं हो पा रहा है
तो वहाँ पर इन विट्रो में ये ईटी विधि का या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी लड़कियों में, स्त्रियों में। इसके बाद वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, वो है दो विधि, जिफ्ट विधि और आईयूटी विधि। ZIFT और IUT दो विधि है। इसमें क्या है, JIFT विधि में जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जायगोट जो बना इसको ट्रांसफ़र कहाँ करना है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसको कहते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये इसमें क्या होगा, जायगोट को या जायगोट जब डेवलपमेंट करता है तो जितने सेल में वो डेवलप करता है उस सेल को कहते हैं क्या, ब्लास्टोमेयर्स। तो 8 ब्लास्टोमेयर तक, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, जिसको कह सकते हैं अर्ली एम्ब्रायो, शुरुआती वाला प्रारंभिक भ्रूण, आर ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। अगर इसी समय में तुरंत अगर हम जायगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको करना होगा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र, और अगर थोड़ा लेट करके हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एम्ब्रायो क्या हो जाएगा, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 से ब्लास्टोमेयर ज़्यादा हो जाएगा, और तब एम्ब्रायो को जब ट्रांसफ़र करेंगे उसको कहेंगे IUT टेक्निक, ठीक है, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, IUT। ये कब होगा, ये थोड़ा सा अगर लेट हो जाएगा, डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें सेल डिवीज़न हो रहा है, तो इस कारण से डेवलपमेंट के अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो चुका है सेल तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यूट्रस में करेंगे। दो स्थिति है, 8 ब्लास्टोमेयर से पहले करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, और 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो गया एम्ब्रायो तब ट्रांसफ़र करेंगे तो यूट्रस में करेंगे। इसीलिए दो विधि हो गया, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र और इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। एम्ब्रायो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स आर ट्रांसफर इनटू यूट्रस, यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, आगे का डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये दो विधि इसके बाद अपनाया जाता है। ये टोटल कह सकते हैं इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अपनाया जाता है। इसी तरह अगर इन विवो फर्टिलाइजेशन है तो इसमें क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमिट विद इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ही फ्यूजन हो रहा है, दो गैमिट जो है फीमेल के अंदर ओवा है ही, इस पर वहाँ पर गया फ्यूजन हो गया, लेकिन अब है कि वो उसको जब वहाँ पर फ्यूजन हो ही गया, जायगोट बन गया तो बच्चे तो रहेंगे ही, लेकिन ये टेक्निक उसके लिए है जो कि फर्टिलाइज्ड हो जा रहा है, प्रेगनेंसी हो जा रहा है, लेकिन वो 9 मंथ तक टिक नहीं पा रहा है, वो एबॉर्ट हो जा रहा है, एबॉर्शन हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तब क्या किया जाएगा कि वो फ्यूजन हो गया, जायगोट बन गया, तो एक महिला जिसमें वो जायगोट बन गया और बच्चे को 9 मंथ तक नहीं रख पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, तब उसके साथ ये इस्तेमाल किया जाता है क्या, उसको वहाँ से वो जायगोट को उठा के दूसरे महिला में डाल दिया जाएगा। ऑल्सो यूज दिस ट्रांसफ़र टेक्निक्स ऑफ इफ़ दोज फीमेल्स कांट कंसीव, अगर वो महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, फ्यूजन हो रहा है, जायगोट बन रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, तब इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग मद्भागवत में सुनते हैं कृष्ण के बड़े भाई जो थे उससे पहले कौन थे, बलराम, उनका यही सिस्टम से लगता है कि कुछ किया गया होगा। जैसे कि उसमें देवकी के 7वां लड़के थे, माना जाता है उस तरह का ना, और वो संकर्षण विधि उसमें लिखा है, क्या विधि है, संकर्षण विधि से उसके पेट से निकाल करके वो रोहिणी माँ के पेट में डाल दिया गया। तो माँ कितना हो गया उनका, 2 हो गया ना, ओरिजिनल माँ क्या हो गया, देवकी। क्यों, क्योंकि उनके पेट में फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हुआ, रोहिणी के पेट में। तो ये इन विवो फर्टिलाइजेशन का वो उदाहरण दिखता है वहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ, एक जगह, और उसका लालन पालन कह सकते हैं कि 9 मंथ तक वो सेकेंड औरत में होता है या महिला में होता है। इस तरह का अभी भी प्रचलन है। ये तो प्रॉब्लम है कि कंसीव ही नहीं कर पा रही है, इसका अभी प्रचलन शौक के रूप में हो गया है। बड़े घर की महिलाएं जो है अपने पेट में बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती है, 9 मंथ में पेट का साइज गड़बड़ हो जाता है, हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए अब भाड़े का गोद मिलता है रेंट पर। बहुत सारे गरीब घर की लड़कियां होती है, उनको 9 मंथ का जो है रेंट दिया जाता है, उसको खाने पीने का उतना इंतज़ाम दिया जाता है, उसको कुछ पैसा दिया जाता है, किस लिए कि उसके शरीर में
उसके पेट में बच्चे का लालन पालन किया जा सके। तो बड़े घर की महिलाएं ऐसा करती है, उसको रेंट देकर के अपने घर में रखती है, उसके पेट में गैमेट को, ये जायगोट को ट्रांसफ़र कर दिया एम्ब्रायो को, और ट्रांसफ़र करके उसके पेट में रखा और वहाँ पर 9 मंथ तक उसका सेवा किया, बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद उसको छुट्टी, फिर बच्चा अपना हो गया। तो ये कानूनी रूप से भी अभी किया जा रहा है बहुत जगह, इंडिया में भी इस तरह का कल्चर होने लगा है। ये इन विवो फर्टिलाइजेशन का कह सकते हैं उपयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग जो कहो इसको। आगे विधि जो है वो गिफ्ट विधि है। क्या है गिफ्ट? GIFT, ये जिफ्ट था, ये गिफ्ट है। इसमें है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें गैमिट का ट्रांसफ़र हो रहा है फेलोपियन में। क्या है इसको देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम, एक ओवा का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से? फ्रॉम वन टू अनदर फीमेल, एक महिला से। अब ओवा को निकाला जा रहा है, गैमिट को नहीं, गैमिट को, जायगोट को नहीं। फ्रॉम वन टू अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस बट सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या था कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवा था उसके पास, फर्टिलाइजेशन कर पा रहा था, लेकिन वो उसको पालन नहीं कर पा रहा था, 9 मंथ तक कंसीव नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको दूसरे में दिया गया। इसमें इस महिला में क्या प्रॉब्लम है कि ये 9 मंथ तक जो है पेट में रख सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो सकता है, उसमें वो ओवा ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तब तो ओवा जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको ओवा को दूसरे से लेकर के इसके पेट में डाला जाता है। ओवा डाल दिया और अब उसके बाद इसके वो दूसरे बॉडी में वो फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। ये भी तरीका है। गैमिट ट्रांसफ़र विधि में एक ओवम को लेकर के फ्रॉम वन टू अनदर फीमेल, दूसरे फीमेल में उसको डाल दिया जाता है। तो किस फीमेल में डाला जाएगा? हु कांट प्रोड्यूस, जिसके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ओवा, ओवरी ही नहीं है, ओवरी से ओवा नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, कई कारण होते हैं, तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका पेट का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी हो सके, फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकेगा, लेकिन ओवा ही नहीं बन रहा है तो होगा कहाँ से? तो ओवा कहीं किसी से डोनेट करवा के ले आ जाता है। तो ये विधि गिफ्ट विधि, वहाँ गिफ्ट हम लोग नाम से भी लगता है कि गिफ्ट किसी का दिया हुआ है, लेकिन गिफ्ट का यहाँ फुल फॉर्म कुछ और है। क्या है? गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इस सबका फुल फॉर्म याद रखना है। अगला विधि है ECSI। ECSI क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्पर्म का इंजेक्शन किया जा रहा है, स्पर्म इंजेक्ट, एक जगह से स्पर्म को लेकर दूसरे जगह डाला जा रहा है। तो स्पर्म का इंजेक्शन कैसे किया जाएगा? ये मेल में प्रॉब्लम होगा तभी तो ऐसा किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि फॉर्मिंग एन एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को फॉर्म किया जा रहा है। एम्ब्रायो मतलब जायगोट जो डेवलप हुआ, पहले जायगोट बनेगा तब ना एम्ब्रायो बनेगा। तो जायगोट बनाने का क्रिया है इन लेबोरेटरी में। कैसे? बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम। ओवम ले लिए और स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए, मिला दिए, जायगोट बन गया, एम्ब्रायो बन गया। उसके बाद फिर जहाँ उठाना है उठा लेंगे। ये विधि इसमें भी अपनाया जाता है, ये विधि उसमें भी अपनाया जाएगा जिस मेल में स्पर्म का काउंट जो है वो कम होगा, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तब वो ऐसा किया जाएगा कि उसको ले करके वहाँ पर मिलाया जाएगा। अगला विधि है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसी का ये दूसरा रूप हो सकता है, वो भी यही काम है कि आर्टिफिशियली कृत्रिम ढंग से इंसेमिनेट किया जा रहा है। AI टेक्निक बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया गया? इनफर्टाइल और वेरी लो स्पर्म काउंट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसमें स्पर्म की संख्या बहुत ही कम है, या जो इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल में बहुत ही कम होता है स्पर्म की संख्या, तो कुड बी करेक्टेड, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। उससे जो है जो भी कम ही है उसी में से अच्छा स्पर्म लेकर के उसको ICSI विधि से बाहर में ही जायगोट बना लिया जाएगा। IUI ये विधि क्या है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यूटेराइन में इंसेमिनेट करना कैसे होगा? कलेक्टेड सीमेन, पहले सीमेन कलेक्ट किया गया, वैसे पुरुष से जो कमज़ोर है, और वो स्पर्म जो कलेक्ट किया गया फ्रॉम हस्बैंड से, या और हेल्दी डोनर या कोई डोनेट कर रहा है उससे स्पर्म ले लिए, इन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, उसको कृत्रिम ढंग से सेक्सुअल संबंध बिना बनाए उसको डॉक्टर इंसेमिनेट करेगा,
इंट्रोड्यूस्ड, उसको अंदर डाला जाएगा इनटू वेजाइना और यूट्रस में। यहाँ पर बिना उसको मिलाए वो इंजेक्शन के द्वारा या और किसी माध्यम से कलेक्ट करके उसको डायरेक्ट यूट्रस में डाल दिया जाएगा। तो ये विधि हो गया IUI विधि। दीज टेक्निक्स रिक्वायर हाई प्रिसीजन। अब जितना भी ये टेक्निक है ये अभी के समय में बहुत ही प्रिसीजन के द्वारा, शुद्धता के द्वारा, क्योंकि इसमें जरा स्मर्म की संख्या बहुत कम है और बहुत ही माइन्यूट होता है, तो जरा सा भी इसमें गलती होगा तो वो मैचिंग नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो हाई प्रिसीजन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और हैंडलिंग, उसको हैंडल करने का जो काम है वो सब से नहीं हो सकता है, बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स। उसको जो प्रोफेशनल होते हैं स्पेशल टाइप के, वही इसको कर सकते हैं। गिने चुने व्यक्ति हैं डॉक्टर ऐसे जो इसको कर सकते हैं। इसी कारण से ये एक्सपेंसिव होते, बहुत खर्चीला है। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बहुत ही खर्चीला होता है, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए ये फ्यू कंट्री में या फ्यू टाउन्स में होते हैं, कुछ शहरों में, कुछ देशों में ये हो पा रहा है। बहुत महंगा होने के कारण सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और यहाँ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, यहाँ भावनात्मक प्रॉब्लम, कि अगर हम किसी से डोनेट करा करके स्पर्म को इस तरह का इंसेमिनेट किए, बच्चे पैदा किए, तो उसके मन में हमेशा भावना बनी रहेगी कि मेरा बच्चा नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा कि भेदभाव हो जाएगा। तो ये सब बैरियर है, सब इसको लाइक नहीं करता है। रिलीजियस, धार्मिक रूप से भी इसको अपना नहीं मानता। अब हमारे यहाँ क्या है कि लड़का होगा तो लड़का ही आग देगा पेरेंट्स को, तभी उसकी मुक्ति होगी। तो ये जो भावना बना हुआ है समाज में, तो वो फिर यहाँ पर रोकता है कि ऐसे बच्चे से क्या फ़ायदा। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में भी कई लोग इसके विरोध में रहते हैं, तो ये नहीं होने देना चाहते हैं। आर डिटरेंट इन एडॉप्शन ऑफ दिज मेथड्स, इस मेथड को अडॉप्ट करने में ये सब बैरियर्स है, रुकावट है। अल्टीमेट एम ऑफ दिज प्रोसीड्यूर्स, ये जो जितना प्रोसीड्यूर्स है, विधियाँ हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य से क्या पता चला कि जो भी इनफर्टाइल कपल है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उसको बच्चे देना, बच्चा कैसे हो जाए, उसको कैसे माँ बाप बना दें, ये व्यवस्था करना है। तो अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीड्यूर्स क्या है, इज टू हैव चिल्ड्रेन, उसको बच्चे हो जाए, उसको बच्चा कैसे दिया जाए, यही है। तो हमारे इंडिया में इसके लिए एक और विधियाँ है। क्या विधि है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिसके माँ बाप मर गए हैं। बहुत लोग अनवांटेड बच्चे को नाला में, झाड़ी में फेंक देते हैं। वो बच्चे ऐसे ही डेवलप करते हैं और डेवलप नहीं कर पाने के कारण वो मर भी जाते हैं। अनाथालय बहुत सारा है, बहुत सारे निराश्रित बच्चे हैं जिसका कोई आसरा नहीं है, वो ऐसे भीख मांग करके खाते हैं, पलते बढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे को गोद लेने की प्रथा हमारे यहाँ है, कानून में, कानून उसको देता है। तो यही बेस्ट ऑप्शन हमारे यहाँ है। बेस्ट क्या है, वन लीगल एडॉप्शन मेथड है, ये कानूनी रूप से अडॉप्ट करने का एक मेथड है हमारे यहाँ। टेक केयर ऑफ ऑर्फेन, इसमें टेक केयर किया जाता है कि हम इस बच्चे का देखभाल करेंगे और देखभाल जो करेगा वही माँ बाप कहलाएगा। तो ऐसे बच्चे को लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। किसको, ऑर्फेंड, जो अनाथ बच्चे हैं, और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन, जो निराश्रित बच्चे जिसका अपना कोई घर नहीं है। ऐसा कोई भी हुआ एक्सीडेंट में, माँ बाप मर गया, बच्चा अब कोई नहीं उस देखभाल करने वाला, तो वैसे बच्चे को गोद लिया जा सकता है। हु वुड नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, और ये बच्चे जो होते हैं मैच्योरिटी होने तक, युवा होने तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे को गोद लेने से उसका भी भविष्य बन जाता है और माँ बाप का भी भविष्य बन जाता है। इसी के लिए एक अभी के समय में कॉन्सेप्ट आया है। दो चीज़ हमारे समाज में देखा जाता है, क्या क्या, एक अनाथालय। अनाथालय क्या है, जहाँ पर वैसे बच्चे को रखा जाता है, बच्चे बच्चियों को, जहाँ पर जिसको माँ बाप नहीं है। यहाँ पर कौन रखा जाएगा, बच्चे और बच्चियाँ। और एक और हमारे समाज में मिलता है, क्या मिलता है, वृद्धाश्रम। क्या मिलता है, वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं, बूढ़े या बूढ़ी।
अब ये है दोनों परेशान है, दोनों के लिए सरकार को भी खर्च करना पड़ता है, दोनों अपने परिवार से, अपने ये माँ बाप से और ये अपने बच्चों से दुखी रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों को मिलाने से क्या होगा कि इसको माँ बाप मिल जाएगा और इसको बच्चे मिल जाएंगे। तो ये विधि है, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट किए। इसमें इनफर्टिलिटी लास्ट टॉपिक था।